हेलो बच्चों, पिछले ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इस पे आधारित कुछ घटनाओं का अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं का अध्ययन किया था और उन घटनाओं में हमने जिक्र किया था जैसे मरीचिका का, मिरेसिस, इसमें आपने बोला था कि मरुस्थलीय प्रदेशों में गर्मी के कारण से एक निश्चित स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि पानी रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे वास्तव में पानी नहीं होता। ठीक है ना, ये दृष्टिभ्रम के लिए दृष्टिभ्रम का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार से होता है और ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु के बारे में हमने देखा जिसके उपयोग बहुत से होते हैं। इसका एक उपयोग एंडोस्कोपी के रूप में भी होता है। एंडोस्कोपी मतलब हमारे शरीर के जो नर्म अंग होते हैं, आंतरिक नर्म अंग जो होते हैं, उनका प्रतिबिंब प्राप्त करने में। जैसे आपके शरीर में कोई आंत है, आपके शरीर में किडनी है, गुर्दे हैं, ठीक है ना, लीवर है, इनके जो प्रतिबिंब हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या किया जाता है, किस रूप में, कैसे होती है एंडोस्कोपी? उसके लिए देखिए, एक पतली सी बालनुमा नलिका होती है, बाल के जितनी मोटाई की, मनुष्य के बाल के जितनी मोटाई की एक नली होती है। ठीक है, एक पाइप होती है, ट्यूब, जो कि प्रकाशिक तंतु है, और उसके एक सिरे पे हम लोग क्या लगा के रखते हैं, तो उसके एक सिरे पर एक कैमरा लगा कर रखते हैं। ठीक है, तो वो जो कैमरा है उस नली को हम लोग मुंह के जरिए धीरे 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 पेट में प्रविष्ट करवाते हैं और वो कैमरा हमें अंदर के चित्रों का प्रतिबिंब दिखाता है। समझ गए आप मेरी बात? ये एंडोस्कोपी है। हालांकि इसका प्रयोग जो है, इसका प्रकाशिक तंतु का जो प्रयोग है वो हम लोग सजावटी लैंप के रूप में भी करते हैं और बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं को हम इकट्ठा करके एक गुच्छा बना लेते हैं। बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं को इकट्ठा करके हम लोग एक झुंड बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं और उनसे जो झुंड बनता है उसका प्रयोग हम लोग प्रकाशिक जो संकेत होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हास के प्रेषित करने में होता है। ठीक है ना, ऊर्जा हानि के बिना प्रकाशिक संकेतों के संप्रेषण में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे प्रयास करें। देखिए हम लोग, अब हमें देखना है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी और पूछा भी गया है बोर्ड में। देखिए, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। देखिए, ये हम देखें, देखिए अपवर्तन के लिए आपने स्नेल का नियम पढ़ रखा है और वो क्या होता है हमारे पास है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू। ठीक है, या फिर म्यू टू अपॉन म्यू वन। देखिए यहाँ से जैसे पहले हम लोग दोनों, भाई आपकी बुक में ये जो अपवर्तन है ये उत्तल पृष्ठ के लिए दिया गया है। आपकी बुक में ये जो अपवर्तन है ये उत्तल पृष्ठ के लिए दिया गया है। हालांकि हम इसका जो सत्यापन है वो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए करेंगे। ठीक है, हम इसका जो सत्यापन है वो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए करेंगे। तो देखिए, उत्तल पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई उत्तल पृष्ठ है, ये हमारे पास में हो गई इसकी मुख्य अक्ष और ये बिंदु हमने ले रखा है जैसे M, ये L हो गया और ये हो गया N। ठीक है, यहाँ पे माध्यम वायु हो सकती है या कोई भी दूसरा माध्यम हो सकता है, जल में भी डाला हुआ हो सकता है। ये इसका अपवर्तनांक हो गया N1 और इसका अपवर्तनांक हो गया N2। हालांकि यहाँ पे कांच है तो ये सघन माध्यम है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि N2 जो है वो ज्यादा है किससे, N1 से, मीन्स ये वाला जो माध्यम है सघन है। अब यहाँ पे आपने ले लिया कि ये जो कोई O है ये बिंदुवत बिंब है, O जो है ये कोई बिंदुवत बिंब है, तो इससे कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस उत्तल पृष्ठ पर आपतित हो रही है और यहाँ से अगर हम देखें इस बिंदु A पर आपतित हो रही है। ठीक है ना, ये जो प्रकाश की किरण है इस पे इस बिंदु A पर आपतित हो रही है। हमने यहाँ पे ये एक अभिलंब की कल्पना कर ली, तो ये हो गया हमारे पास में अभिलंब। अभी देखिए जो प्रकाश की किरण है ये बिंदु हो गया C। ये जो प्रकाश की किरण है कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही थी, विरल से सघन माध्यम में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुक जाती है।
तो ये विलंब की ओर झुक जाएगी और इसका इस प्रकार से अपवर्तन हो जाएगा और यहाँ पे ये हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा इस बिंदु आई पर। ठीक है, आगे आपको ये समझ में। अब यहाँ पे हमारे पास में हो गया ये आपतित किरण और ये विलंब, और आपतित किरण और विलंब के बीच का जो कोण होता है क्या होता है आई, और ये अपवर्तित किरण और ये विलंब है, इनके बीच का जो कोण है हमारे पास में क्या हो गया आर। ये वाला हमने कोण ले लिया अल्फा, ये वाला कोण हमने ले लिया बीटा, और ये वाला कोण हमने ले लिया फाई। आप एक काम कीजिए, इससे हम इस पे एक लंब डाल देते हैं। ये हमने बिंदु ले लिया बी। हालांकि बिंदु एम और ये जो बी है ये दोनों संपाती बिंदु होंगे, क्योंकि हम इसके छोटे से भाग को देख पाते हैं। और जब ये बिंदु एम और बी संपाती बिंदु हैं तो हमें ये जो इतना भाग है ये समतल प्रतीत होगा। मतलब ये बिंदु एम और बी संपाती हैं तो ये दोनों एक ही जगह पर प्रतीत होंगे। तो जो दूरियां आप एम से नापते हैं वही दूरियां आप बी से भी नाप सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से देखो ओ क्या है यहाँ पे वस्तु, और वस्तु की इससे जो दूरी है हमने ले ली यू, जो कि लेफ्ट साइड में है। ये दूरी चाहे एम से नाप लीजिए चाहे बी से नाप लीजिए, एक ही बात है। ये यू हो गई। अब यहाँ से इस एम से सी की दूरी हो गई आर, और ऐसे ही इस एम से इस आई यहाँ पे इमेज प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी जो दूरी होगी वो हमारे पास में क्या है बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गणना करते हैं। देखिए अब हम लोग इसके लिए गणना करें, देखिए क्या होगा और किस प्रतिरूप में होगा। आपको ये पता है किसी त्रिभुज के दो अंत जो कोण होते हैं, अंदर के दो कोण जो होते हैं उनका योग बहिष्कोण के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के लिए इसका योग बहिष्कोण के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, आपकी किताब में केवल उत्तल पृष्ठ के लिए दिया गया, हम इसे उत्तल और उत्तल दोनों पृष्ठों के लिए सत्यापित करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में केवल वो लिख के आना है जो आपकी किताब में उत्तल पृष्ठ वाले सत्यापन आपको करके आना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है ओ सी ए या ओ ए सी। त्रिभुज ओ ए सी में अगर हम देखें तो इस त्रिभुज में आप देखिए दो अंतः कोणों का जो होगा बहिष्कोण के बराबर होगा। इस अल्फा और इस फाई का जो होगा आई के बराबर होगा। मीन्स आई बराबर किसके आ जाएगा अल्फा प्लस फाई। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही त्रिभुज बनता है ए आई सी। त्रिभुज ए आई सी में अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए क्या होगा। ए आई सी में ये बीटा और आर, इन दोनों का योग किसके बराबर हो गया फाई के। तो बीटा प्लस आर बराबर हो गया फाई। तो यहाँ से आर बराबर आ जाएगा फाई माइनस में बीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आई और आर के मान आ गए। स्नेल का नियम आप ले सकते हो। स्नेल के नियम से अगर हम देखें, स्नेल के नियम से तो हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1। ये हो गया। अब यदि हमने यहाँ पे बोल दिया कि आई और आर के मान बहुत कम है, यदि आई और आर बहुत ही कम है, अत्यल्प है, अति अल्प है, यदि आई व आर अत्यल्प हैं, इतने कम है, तो उस स्थिति में साइन आई लगभग किसके बराबर हो जाएगा आई के, और साइन आर लगभग बराबर हो जाएगा आर के। तो उस स्थिति में यहाँ से आप साइन आई की जगह लिख दीजिए आई, और अपॉन में साइन आर की जगह आप लिख दीजिए आर बराबर आ जाएगा n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो हमारे पास में आ जाएगा n2r बराबर आ जाएगा n1i। आई और आर के मान लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ से n2 इंटू आर, आर का मान है फाइव माइनस बीटा बराबर n1 इंटू आई का मान है हमारे पास में अल्फा प्लस 5। तो यहाँ से आप देखिए इस n2 का बंद गुणा कीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा n2 5 माइनस n2 बीटा, नहीं n2 5 माइनस n2 बीटा बराबर, अब इनको अंदर गुणा कीजिए तो हमारे पास में आ गया n1 अल्फा प्लस n1 5। अब यहाँ से अगर हम देखें
ये फाई वाला पद इस साइड में ले आइए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा n2 फाई और माइनस में आ गया n1 फाई, बराबर में ये n2 बीटा इस साइड में आ गया, तो n2 बीटा प्लस में हो गया n1 अल्फा। यहाँ से हमने फाई कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा n2 माइनस में n1 और n2 में फाई बराबर है n2 बीटा प्लस n1 अल्फा, और ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। अब देखिए आप, अगर हमें अल्फा बीटा और इस फाई इन तीनों के मान मिल जाते हैं, अल्फा बीटा और फाई के मान हमें मिल जाते हैं, तो हमारा काम चल सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, एक बात ये ध्यान रखना, कि बिंदु ये M और ये बिंदु B, ये दोनों बिंदु संपाती हैं, तो जो दूरियां बिंदु आप M से नाप रहे हैं वो दूरियां बिंदु B से भी नाप सकते हैं, ठीक है ना, उतनी लगभग उतनी ही होगी वो दूरियां। अब यहाँ से आप देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे OAB, इस त्रिभुज में आप देखिए tan अल्फा का मान आप ज्ञात कर सकते हो, क्या आएगा AB अपॉन में OB बोल दो या OM बोल दो, एक ही बात है। हालांकि अल्फा का मान यदि बहुत कम होगा तो tan अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के, मतलब यहाँ से आप इस चित्र से बोल सकते हो उन्हें, अगर हम देखें तो अल्फा जो लगभग किसके बराबर हो जाएगा tan अल्फा के, और इसका मान आप इस त्रिभुज में ज्ञात कीजिए OAB में, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा tan अल्फा का मान AB अपॉन में OB, ये हो गया हमारे पास में AB अपॉन में OB, या फिर AP और अपॉन में OB। बिंदु B की जगह आप M भी लिख सकते हो, जो दूरी आप B से नाप रहे हो वही दूरी आप M से भी नाप सकते हो, तो ये हो गया OM। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में AB अपॉन में OM U है, लेफ्ट साइड में होने का आंसर इसमें आएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा tan बीटा के बराबर है, ये जो त्रिभुज बन रहा है ABI, इस वाले त्रिभुज में tan बीटा के बराबर होगा, tan बीटा बराबर हमारे पास में क्या आएगा AB अपॉन में BI, AB अपॉन में BI, या फिर AB अपॉन में, अब ये जो दूरी आप I की B से नाप रहे हो M से भी नाप सकते हो MI, और AB अपॉन में MI का मान हमारे पास में कितना है भाई V, ये राइट साइड में इसलिए प्लस में आएगा। ऐसे ही फाई बराबर हमारे पास, फाई लगभग किसके बराबर होगा tan फाई के, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास में, अब इस वाले त्रिभुज में देखो ABC में tan फाई का मान क्या होगा AB अपॉन BC, तो ये हो गया AB अपॉन में BC बराबर AB अपॉन BC। अब ये जो C की दूरी आप B से नाप रहे हो M से भी नाप सकते हो, तो ये हमारे पास में हो गया B की जगह C, तो MC बराबर आ जाएगा हमारे पास में AB अपॉन में, ये M की C से दूरी ये क्या है R, राइट साइड में होने का आंसर प्लस में आ गया। अब देखो अल्फा बीटा और फाई तीनों के मान आपको मिल गए, जो कि आप इस समीकरण नंबर 3 में लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए क्या होगा हमारे पास में, आता है n2 माइनस में n1 इंटू फाई का मान हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा AB अपॉन में R बराबर n2 बीटा, बीटा का मान हो गया हमारे पास में AB अपॉन में V प्लस n1 इंटू अल्फा का मान हमारे पास में हो गया AB अपॉन माइनस में U। देखिए AB तो कौन आया कर जाएगा, हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा n2 माइनस में n1 और अपॉन में आ गया R बराबर है, ये हो गया हमारे पास में n2 अपॉन में V, और ये डिफरेंस साइंस के लिए माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा n1 अपॉन U, ठीक है। या फिर आप इसको पहले लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U बराबर आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन में R। ये हो गया हमारे पास में प्रतिरूप इसका, जो हमें सत्यापित करना था, ये हो गया। अब यदि हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो पहला माध्यम है वो वायु है ना, यदि पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच है, तो पहला माध्यम जो है वो वायु है
और दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या है, कांच। पहला माध्यम अगर वायु है तो इसका अपवर्तनांक n1 का मान 1 होगा। दूसरा माध्यम कांच आपने लिया तो इसका अपवर्तनांक आप n मान लीजिए, n2 का मान हो गया n। ये दोनों मान आप यहाँ पे लिखेंगे तो n2 की जगह पे आपने लिख दिया n अपॉन में v माइनस n1 का मान 1 अपॉन में u बराबर है n माइनस 1 अपॉन में r। यहाँ ये ध्यान रखना कि ये इस अपवर्तन वाले सूत्र क्या, ये जो है ये अपवर्तन वाले सूत्र की एक विशेष स्थिति है। ये स्थिति है, ये सूत्र केवल तभी मान्य होगा जब पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच होगा या कोई दूसरा माध्यम होगा, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को, लेकिन पहला माध्यम कांच होना चाहिए, वायु होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। देखिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का हम अध्ययन कर रहे थे और इस गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का अध्ययन जो आपने किया है इसमें हम लोग उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का अध्ययन हमने अभी किया, ठीक है ना। हमारी बुक में यही दे रखा है और इसी के लिए हमें इसका अध्ययन करना है। हमारी बुक में केवल उत्तल पृष्ठ के लिए हमें अपवर्तन का व्यंजक दे रखा है, ठीक है ना। हम इसको उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए सत्यापित करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं, देखिए आगे इसको अवतल पृष्ठ के लिए भी इसको सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। तो यहां से अब हम लोग देखते हैं अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन, ठीक है। हमारी किताब में केवल और केवल उत्तल पृष्ठ के लिए ही ये व्यंजक सत्यापित करके दिया गया है, तो हमें केवल उत्तल पृष्ठ के लिए ही इसका अध्ययन करना है, ठीक है ना। हमें अवतल पृष्ठ के लिए इसका अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो जैसे ये हमें एक अवतल पृष्ठ दिया गया है, और ये हमारे पास में अवतल पृष्ठ हो गया, और इस अवतल पृष्ठ के लिए ये है हमारे पास में मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ आपने अपवर्तनांक ले लिया n2 और यहाँ पे अपवर्तनांक है हमारे पास में n1। हालांकि हमें पता है कि n2 का मान ज्यादा है n1 से, मतलब ये वाला माध्यम n2 वाला जो माध्यम है सघन है और n1 वाला माध्यम विरल। और ये स्वाभाविक सी बात भी है क्योंकि यहाँ पे माध्यम कहाँ था, इस साइड में जो माध्यम है वो क्या होगा, कोई वायु या फिर कुछ और जल में डाल रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए आपने कोई बिंदुवत बिंब ले रखा है O, और इससे कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस दर्पण पे इस बिंदु M पर आपतित हो रही है, A पर आपतित हो रही है, ठीक है। ये आपने ले लिया पृष्ठ जो है L, M और N, ठीक है। अब आप देखिए विरल से सघन माध्यम में जा रही है, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो इसकी चाल घटती है, और चाल घटने का मतलब है अपवर्तन कोण घटता है, मतलब ये अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे जैसे अविलंब, ठीक है। ये बिंदु हो गया C, अभी अविलंब की ओर झुक जाएगी तो इस प्रकार से झुक गई है, ठीक है। और इसको आप पीछे की ओर बढ़ाइए, ये हो गया बिंदु I, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास में अल्फा, ये हो गया हमारे पास में बीटा, और ये वाला कोण हो गया हमारे पास में फाई, ठीक है। और ये आपतित किरण और ये अविलंब, इन दोनों के बीच का कोण हमारे पास में क्या हो गया I, ठीक है। और ये वाला कोण है हमारे पास में R, भाई अविलंब, और ये अपवर्तित किरण के बीच का कोण R, ये कोण R है, तो ये वाला भी कोण कितना हो गया हमारे पास में R हो गया, ठीक है। अब आप इससे इस पे एक लंब डाल दीजिए, और ये हो गया बिंदु B। तो ये तो हमें पता है कि बिंदु B और M जो है ये परस्पर कैसे हैं, संपाती, ठीक है ना।
और वही हम देखें त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो योग है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग जो है बहिष्कोण के बराबर होता है। तो देखिए आप एक बार देख लीजिए, बिंदु M व B परस्पर संपाती हैं, मतलब जो दूरियां हमें बिंदु B से नापनी है वही दूरियां हम M से नाप सकते हैं, या फिर जो दूरियां हमें M से नापनी है वही दूरियां हम किससे नाप सकते हैं, B से नाप सकते हैं। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो योग है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है OAC, इसमें आप देखिए दो अंतः कोण अल्फा और आई हो गए, इनका योग फाई के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज OAC में अगर हम देखें तो यहाँ से हो गया अल्फा प्लस आई बराबर आ जाएगा फाई के, तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा फाई माइनस में अल्फा। ठीक है, ऐसे ही एक त्रिभुज बन रहा है AIC, इसमें हम देखें त्रिभुज AIC में अगर हम देखें तो ये वाला कोण हो गया हमारे पास में R और ये कोण है बीटा, इन दो अंतः कोणों का योग बराबर हो गया फाई के, तो R प्लस बीटा बराबर आ जाएगा फाई। तो यहाँ से R का मान हमारे पास में कितना आ गया, फाई माइनस में बीटा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब हम स्नेल का नियम देखें। स्नेल के नियम से अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आ जाएगा n2 अपॉन में n1। तो अब यहां से अगर हम देखते हैं तो यदि आपने ले लिया कि i और r बहुत ही कम है, यदि i व r अत्यल्प है तो उस परिस्थिति में साइन i लगभग बराबर होगा i के, व साइन r लगभग बराबर हो जाएगा r के। ये जो दोनों मान है यहाँ पे लिख सकते हैं, तो साइन i की जगह मिलती है i और अपॉन में साइन r की जगह मिलती है r, बराबर आ जाएगा n2 अपॉन में n1। वज्र गुणा किया हमने तो हमारे पास में आ गया n2r बराबर आ जाएगा n1i। r और i के मान यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ से हो गया n2 इंटू r का मान फाई माइनस बीटा बराबर n1 इंटू आई का मान फाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको आप अंदर गुणा कीजिए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए ये n2 फाई माइनस n2 बीटा बराबर n1 फाई माइनस n1 अल्फा, n1 फाई माइनस n1 अल्फा। तो यहां से n1 फाई माइनस n1 अल्फा। अब यहां से फाई वाले पदों को एक साइड में करें तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में n2 फाई माइनस n1 फाई बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। यहाँ पे हमने फाई कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आ जाएगा n2 माइनस में n1 और इनटू में आ गया फाई बराबर आ जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब यहाँ से हम अल्फा बीटा और फाई का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो पहले आप देखिए ये जो बिंदु O है, यहाँ पे वस्तु रख रखी है आपने, तो वस्तु की से जो पृष्ठ है इससे दूरी क्या होगी u, जो कि माइनस में होगी लेफ्ट साइड में। I पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी दूरी होगी v जो कि माइनस में होगी लेफ्ट साइड में, और C की इससे दूरी होगी r जो कि लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में होगी। मतलब यहाँ पे u, v और r तीनों ही माइनस में होगी। ठीक है, तब यहाँ पे आप देखिए पुनः है त्रिभुज बन रहा है OAB, इसमें आप tan अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा का मान यदि बहुत कम हो तो tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा, मतलब अल्फा किसके बराबर है, लगभग है tan अल्फा। इसका मान हमारे पास में क्या आएगा, AP और बट्टा में OP। ये आ गया हमारे पास में AP बट्टा OP, यानी AP और बट्टा OB। B की जगह आप M भी लिख सकते हो, OM। तो ये आ गया AP बट्टा OM। हमारे पास में क्या हो गया, वस्तु की दूरी माइनस में u,
फिर उसके बाद में बीटा जो है वो लगभग बराबर होगा tan बीटा के, बराबर आ जाएगा हमारे पास में AB बट्टा और tan बीटा का मान इस त्रिभुज AIB से आ जाएगा। tan बीटा लगभग बराबर किसके आएगा, AB बट्टा IB के। तो AB बट्टा IB यानी AB बट्टा I और B की जगह आप M भी लिख सकते हो। तो यहाँ से AB बट्टा IM, क्या ये B माइनस में आएगा ये, और यहाँ से फाई जो है वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, tan फाई के बराबर आ जाएगा हमारे पास में AB बट्टा फाई वाला मान इस त्रिभुज ABC से मिल जाएगा। तो AB बट्टा BC, AB बट्टा हो गया BC, तो यहाँ से आ जाएगा AB बट्टा और B की जगह आप क्या ले सकते हो, M भी ले सकते हो। तो BC की जगह आप लिख दिया MC, बराबर आ जाएगा AB बट्टा MC। इसका मान हमारे पास में कितना है, R, लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में होगा ये R। अब देखिए आपको अल्फा बीटा और फाई तीनों के मान मिले जो कि आप इस ऊपर वाले समीकरण में लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें n2 माइनस में n1 और इंटू फाई का मान हमारे पास में हो गया AB अपॉन माइनस का R बराबर n2 इंटू बीटा का मान हो गया हमारे पास में AB अपॉन माइनस का V माइनस n1 इंटू अल्फा का मान हो गया हमारे पास में AB अपॉन माइनस में U। देखिए ऊपर से तो AB कॉमन आया करता है, ये माइनस और ये माइनस करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बच जाएगा, n2 माइनस में n1 बट्टा R बराबर हो जाएगा n2 बट्टा V माइनस में n1 बट्टा U। यही देखो व्यंजक हमें उत्तल पृष्ठ के लिए भी प्राप्त हुआ। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो व्यंजक है ये उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए समतुल्यता मान्य है, एक समान रूप से लागू होता है। अब इसके आगे अगर हम देखें, यदि आपने वही शर्त बोल दी कि यदि पहला जो माध्यम है वो तो हमारे पास में क्या है, वायु है, और दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या है, कांच। तो पहला माध्यम वायु है तो इसका अपवर्तनांक होगा 1, और दूसरा माध्यम कांच का अपवर्तनांक n2 था जिसको आपने n मान लिया। ये मान n1 और n2 आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा n2 की जगह तो n माइनस n1 का मान 1 बट्टा R बराबर है n2 का मान n बट्टा V माइनस 1 अपॉन U। लेकिन ये सूत्र केवल तभी मान्य होगा जब पहला माध्यम क्या होगा, वायु, दूसरा माध्यम तो कांच होना ही, क्योंकि जो अवतल और उत्तल पृष्ठ बनेंगे वो कांच से बनेंगे। समझ गए आप मेरी बात को। ये था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का व्यंजक। ठीक है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में हमने देखा अभी। और अब देखिए इसके आगे के जो बिंदु हैं इसमें हमें चर्चा करनी होगी लेंस मेथड फॉर्मूले के बारे में, लेंस निर्माता सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है ये हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।